Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today's article is Ampere's Law, that is Article 13.4 of the book, and it is on page number 116 till page 118. Ampere's Law से पहले इसको शुरू करने से पहले हम एक एनालॉजी बना लेते हैं between electrical and magnetic field. So, like we have studied कि आपके पास electrical field is represented by E. एंड ई यहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड को शो करते हो बी से. सो ये दोनों एनाग्लस हैं एक दूसरे के. नेक्स्ट आपने फिर वहाँ पे बात की थी फ्लक्स की, दैट इज फाई, और यहाँ पे भी आप मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करोगे, दैट विल बी फाई. तो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट आप ऐसे कर सकते हो कि आप इसको फाई ई कह दो और इसको फाई बी कह दो. फ्लक्स इज नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया. अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी तो दैट विल बी फाई बी, और अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी दैट विल बी फाई ई. सो ये भी एक ऐसी क्वांटिटी है जो एक दूसरे के एनाग्लस हैं. नेक्स्ट आपने वहाँ पे पढ़ा था गॉसेस लॉ. गॉ लॉ पढ़ा था. सो गॉ लॉ में आपने देखा था कि दैट वाज फॉर क्लोज्ड सरफेसेस, और उसमें आपके पास सिमेट्री होना लाजमी होती थी. सो फॉर सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स जिनकी क्लोज सरफेसेस होती थी उसके ऊपर आप टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन क्यू इनक्लोज्ड जो चार्ज इनक्लोज करते थे एंड ई फील्ड, इनके दरमियान में आप जो रिलेशनशिप फाइंड आउट करते थे वो गॉसेस लॉ के थ्रू करते थे. नेक्स्ट आपने यहाँ पे आप पढ़ोगे जो इसके यहाँ पे इनॉग्लस है, दैट इज एम्पेयर्स लॉ. एम्पेयर्स लॉ इज बेसिकली अ लॉ विच रिलेट्स, जिसमें एम्पेयर्स ने रिलेट किया था द इलेक्ट्रिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड विद द करंट और मैग्नेटिक फील्ड को उसने रिलेट किया था. और ये अगेन ये आपके पास क्लोज्ड पाथ पे अप्लाई होगा. जिस तरह वो क्लोज सरफेसेस पे अप्लाई होगा तो ये क्लोज्ड पाथ पे अप्लाई होगा. और क्लोज्ड पाथ में भी अगेन सिमेट्री होनी ज़रूरी है कि सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स पे आप एम्पेयर्स लॉ अप्लाई कर सकते हो. तो ये हमने थोड़ी सी एनालॉजी इसकी देख लेनी है. नेक्स्ट आपने ये आपके पास ज़्यादातर और वैसे शॉर्ट में भी आता होता है और ये लॉन्ग में भी आता है, तो हम अभी इसको देख रहे हैं कि आप लॉन्ग में कैसे अटेम्प्ट करोगे. शॉर्ट में ऑब्वियसली इसमें से कोई से भी सेक्शन से आपसे कोई सा भी टेक्निकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है या इवन स्टेटमेंट भी लिखने को कहा जा सकता है. सो आपके पास अगर ये लॉन्ग में आ जाता है, सो यू विल राइट इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन के बाद यू विल राइट डेफिनेशन या डेरिवेशन. डेफिनेशन या फिर आप स्टेटमेंट लिखोगे. स्टेटमेंट के बाद आप लिखोगे इसकी डेरिवेशन करोगे. डेरिवेशन के साथ ऑब्वियसली यू ड्रॉ डायग्राम भी बनाओगे. और एंड पे आपने एम्पीरियन सरफेस को एक दफ़ा डिफाइन या उसको एक्सप्लेन कर देना कि एक एम्पीरियन सरफेस क्या होती है. तो ये आपके पास इसके कंटेंट्स बनेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आपने इंट्रोडक्शन में यू हैव टू टेल लाइक वी हैव डिस्कस दैट इट रिलेट्स द नेट मैग्नेटिक फील्ड बी along a closed loop. अब मैं पहले ही बात कर ली क्लोज पाथ पे या क्लोज लूप पे आप बात करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड इट विल रिलेट मैग्नेटिक फील्ड along a closed loop to the electric current I passing through a closed loop. So closed loop होना ज़रूरी है, प्लस आपके पास इसमें किस चीज़ को रिलेट करे हो, बी और आई को, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट को आप इसमें रिलेट करे हो. और इसको फिर आपने इंट्रोडक्शन में आप बता सकते हो कि इसको ऑन्ड्रे मैरी एम्पेयर ने 1826 में इसको डिस्कवर किया था. और उसने डिस्कवर किस तरह से किया था, जो हमने लास्ट आपको आर्टिकल में याद हो, अगर हम लास्ट आर्टिकल में दो वायर्स की कंडीशन पढ़ी थी, लैब में वो यही काम कर रहा था. ही वॉज ट्राइंग टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन वी एंड आई. सो उसने ये ऑब्जर्व किया कि जब दो कंडक्टर्स में, दो वायर्स में करंट की डायरेक्शन सेम होती है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, और जब वो दोनों में करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है सो वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं, जैसे मैग्नेट्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं. अगर एक में ये डायरेक्शन है, एक में ये डायरेक्शन है करंट की, सो दे विल रिपेल ईच अदर. सो ये आपने 1826 में उसने इस तरह से डिस्कवर किया था लैब में. नेक्स्ट आपने उसमें आपने ये बताना है कि इंट्रोडक्शन में ही आप बता दो कि वी नो दैट देयर इज अ बी अराउंड अ करंट कैरिंग. देखो जब भी वी नो दैट इफ अ वायर इज कैरिंग करंट, सो current carrying wire always have a magnetic field around it. अगर ये current की direction है so this will be direction of magnetic field. that is, अगर आप देखो तो यहाँ से ऊपर आपके पास आपको बाहर आती हुई फील होगी, so that will be dot
ऊपर, वायर के ऊपर, एंड वायर के नीचे इट विल बी क्रॉस। सो ये राइट हैंड रूल से जो हमने फर्स्ट आर्टिकल में पढ़ा था, ये उससे आपको। सो इफ वी कंसिडर अ क्लोज पाथ अराउंड अ वायर इन फॉर्म ऑफ अ सर्कल हैविंग अ वायर एट सेंटर, यानी आपने अब ये करना है कि आपने एक वायर ली, करंट कैरिंग वायर ली, और उसके इर्द गिर्द आपने एक क्लोज पाथ, सर्कुलर पाथ ड्रॉ कर दिया, और इस सर्कुलर पाथ का कोई रेडियस भी होगा। इस सर्कुलर पाथ का एक रेडियस है, दैट इज आर। अब इसमें से करंट पास कर रहा है आई, और आपने इसमें एक क्लोज पाथ इसके इर्द गिर्द अप्लाई कर ड्रॉ कर दिया, दैट हैज अ रेडियस ऑफ आर। आपने बेसिकली फाइंड आउट करनी है बी की स्ट्रेंथ एट डिफरेंट पॉइंट्स। सो अब आपने क्या करना है कि इसी तरह आपने ये वो बता दिया, और आपने ये वाली फिगर ड्रॉ कर ली जो आपके पास बुक में 13.6 फिगर है, वो आप ड्रॉ कर सकते हो। इसमें ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, और इसमें आई पास कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। आपने एक क्लोज पाथ इसके इर्द गिर्द ड्रॉ कर दिया, सर्कुलर पाथ, और सर्कुलर पाथ का रेडियस है आर। और अब आपने करना है कि आपने आपको ये पता चला, आपकी ऑब्जर्वेशन ये थी कि आपकी ऑब्जर्वेशन ये थी कि जो बी है, दैट इज बी मैग्नेटिक फील्ड, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू दिस वायर। जो जितना करंट ज़्यादा पास करेगा, उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ आपने फील की। यानी अगर आपने रेडियस को कांस्टेंट रखा, आपने रेडियस कांस्टेंट रख लिया, और आपने करंट की वैल्यू इंक्रीज करते गए। पहले आपके पास 2 एम्पेयर्स था, तो आपने बी की एक वैल्यू ऑब्जर्व कर ली। लेट्स से आपने बी को ऑब्जर्व किया 9 बी का यूनिट इज टेस्ला, सो 9 टेस्ला। फिर जब आपने 3 एम्पेयर्स किया, सो बी बिकम्स 12 टेस्ला। ये सपोज कर रहे हैं। जब आपने 4 एम्पेयर्स किया, सो बी इंक्रीज करता जा रहा है, दैट बिकम्स 15 टेस्ला। सो ये आपके पास इंक्रीज करता जा रहा है। सो ये आपको पता चल गया कि बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। नेक्स्ट फिर आपने ये किया कि आपने आई को कांस्टेंट रखा, और आई को कांस्टेंट रखने के बाद आपने एक ही करंट जब पास करा है, और आपने उसकी आर को इंक्रीज कर दिया। आपने एक दफा यहाँ पे ले लिया आर, छोटा रेडियस ले लिया, यहाँ पे एम्पेरियन सरफेस ड्रॉ की। सो यहाँ पे आपको पता चला कि करीब करीब जितना होगा, वहां पे बी की वैल्यू उतनी स्ट्रांग होगी। जितना आप दूर जाते जाओगे, जितना रेडियस बढ़ता जाएगा, उतनी बी की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। यानी अगर आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया, तो यहाँ पे बी की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, और अगर आप जितना दूर करते जाओगे, उतनी बी की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। सो यहाँ से आपने ये डिड्यूस किया कि बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। ये आपके पास इसकी, ये बाय द वे इसकी डेफिनेशन, इसकी ये हेडिंग विल बी डेरिवेशन, सॉरी, डेरिवेशन। सो ये डेरिवेशन थी। सो बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, एंड बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। एक को आप इक्वेशन ए कह दो, और अदर वन इज नेम्ड एज इक्वेशन 2। सो कंबाइनिंग 1 and 2 will get, combining equation 1 and 2 will get b is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ओवर आर। और आपको पता है कि जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करते हैं, सो वी हैव टू प्लेस अ कांस्टेंट अलोंग विद इक्वालिटी साइन, सो कांस्टेंट into I over r. Here the constant is mu naught. So B is equals to mu naught I over r. This mu naught is a constant quantity. Mu naught is a constant quantity which is known as permeability of free space. Permeability of free space. परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू आपके पास होती है 4 पाई एक्सपोनेंट -7, और इसका यूनिट होता है, अगर आप यहाँ से ही निकालो, सो म्यू का यूनिट होगा वी आर ओवर आई। सो बी का यूनिट होता है वेबर एम्पेयर। सो आप यहाँ पे इसको लिख सकते हो टेस्ला, आर का मीटर, और आई का एम्पेयर। सो इसको थोड़ा सा आपने सॉल्व करना है। वेबर भी आप लिख सकते हो। सो यहाँ पे आपने वेबर, टेस्ला को वेबर की फॉर्म में आप लिख लो। सो दैट इज वेबर मीटर पर स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ एम
so divided by A, so that comes out to be वेबर मीटर, ये मीटर और ये इसके ऊपर +1 है, सो दैट विल बी मीटर -1 और एम्पेयर भी, सो ये आपके पास म्यू का यूनिट इज, म्यूज यूनिट इज परमिलिबिलिटी का यूनिट इज वेबर पर मीटर पर एम्पेयर। ये आपके पास इसका यूनिट आ गया। डेरिवेशन आपने कर ली, यहाँ तक आपने इसकी डेरिवेशन कर ली। अब आपने ये करना है कि आपने जो डेरिवेशन की है वो अभी आपने यहाँ तक की है कि आपको B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट 1/I/R, ये आपको पता है। अगर आपने यहाँ पे तो रेडियस किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे लिया, तो अगर आप ये करो कि समिंग इट फॉर द होल सर्कल, समिंग अप ऑल अराउंड द सर्कल, यानी एक पूरे सर्कल के लिए आप करो, सो सर्कल का सरकमफ्रेंस आपको सर्कल के लिए करोगे तो आपके पास ये सर्कल है। पहले आपने किसी एक पॉइंट पे यहाँ पे सिर्फ इतने हिस्से के लिए किया था, लेकिन अगर आप पूरे सर्कल का करते हो, सो पूरे सर्कल का करोगे, सो दैट विल बी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 2πr, सो समिंग अप फॉर ऑल circle, so that will be mu naught I divided by circumference of circle, that is 2πr. So this is the magnetic field around a current carrying conductor, आपके पास अगर आप उसको सर्कुलर पाथ में लेते हो। नेक्स्ट अब आप इसको रीअरेंज करके यूं भी लिख सकते हो कि v मल्टीप्लाइड बाय 2πr इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I। ये आपने v और I को रिलेट कर लिया इक्वालिटी की फॉर्म में। नेक्स्ट अब आप ये भी कर सकते हो कि आपने क्लोज पाथ लिया है, कोई भी क्लोज पाथ के ऊपर आपने कोई भी छोटा सा एरिया, छोटा सा एल आपने डिसाइड कर लिया, दैट इज डेल एल, और छोटे छोटे इसको इन्फिनिटिसली स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया और ईच पार्ट इज डेल एल। सो उसमें आप इसको इस तरह से लिख सकते हो कि बी डेल एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। सो सिंस आपके पास एक यहाँ पे एक बुक में भी एक स्टेटमेंट लिखी है, दैट इज बी एंड एल आर पैरेलल, लेकिन उससे पहले एक चीज लिखी है कि इज बी का डॉट प्रोडक्ट है डेल एल के साथ, और बी का डॉट प्रोडक्ट डेल एल के साथ इज इक्वल टू है। सो क्वेश्चन अराइजेस कि यहाँ पे इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्यों लिया हुआ है। डॉट प्रोडक्ट आपके पास इसलिए लिया हुआ है बिकॉज आप ये देखो, अगर आप वैसे इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करो, सो ये म्यू नॉट है, ये आपके पास वेक्टर नहीं होता, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, सो दिस आपके पास ये वेक्टर क्वांटिटी तो हो नहीं सकती। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे क्या है, ये आपके पास करंट है, और करंट भी स्केलर क्वांटिटी होती है। सो राइट हैंड साइड पे आपके पास दोनों क्वांटिटीज ऐसी हैं कि दोनों में से कोई स्केलर नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, वेक्टर नहीं है, सो राइट हैंड साइड इज स्केलर। अब आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे बी भी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है और एल भी वेक्टर क्वांटिटी होती है यहाँ पे। सो वी और एल दोनों आपके पास वेक्टर क्वांटिटीज हैं, लेकिन अगर आप इनका डॉट प्रोडक्ट लोगे उस केस में आपके पास यहाँ पे इनका आंसर जो होगा ये स्केलर क्वांटिटी तब बनेगी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव्स यू अ स्केलर क्वांटिटी। एक ये रीजन भी हो सकता है जो कि आप अपने आप को मतलब आप टेक्निकली अगर इसको देखो तो एक ये रीजन भी है। प्लस